नमस्ते दोस्तों। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की उस आइकॉनिक और टेरिफाइंग प्रोफेसी को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं विलियम बटलर ईट्स की मास्टरपीस द सेकंड कमिंग। ये है एक डरावनी भविष्यवाणी। ईट्स ने 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब चारों तरफ तबाही मचा था तब ये लिखा था कि कैसे हमारी पुरानी सिविलाइजेशन खत्म हो रही है और एक नया अनजान अंधेरा जन्म ले रहा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री और मिस्ट्री का डबल धमाका। दोस्तों, द सेकंड कमिंग को 1919 में लिखा गया था, ठीक वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो अभी अभी इतनी बड़ी तबाही देखकर उठी थी, जहां लाखों लोग मारे गए थे और पुराने बड़े बड़े एम्पायर्स गिर चुके थे। तो उस पीरियड का एटमॉस्फेयर था कुछ ऐसा। ग्लोबल कैओस मची हुई थी, सोशल अपहीवल में थे एंड everyone was witnessing the collapse of old civilizations. ईट्स ने उस पोएम को उस वक्त लिखा था जब चारों तरफ केओस, डर और डिसइंटीग्रेशन यानी पूरी व्यवस्था के टूटने का माहौल था। इसमें आयरिश नेशनलिज्म की लड़ाई और चर्च का गिरता हुआ प्रभाव भी शामिल था। ईट्स को लग रहा था कि इंसानियत एक ऐसे मोड़ पर है जहां सब कुछ बिखरने वाला है। पोएम का नाम है द सेकंड कमिंग। नॉर्मली बाइबल के हिसाब से इसका मतलब होता है जीसस क्राइस्ट का वापस आना, जो उम्मीद और शांति लाते हैं। लेकिन ईट्स यहाँ हमें ट्विस्ट देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये एक नया ईरा उम्मीद का नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन और अराजकता का होने वाला है, यानी अनार्की का होने वाला है। उनका मानना था कि हिस्ट्री एक साइकिल की तरह चलती है और पुराना साइकिल अब खत्म होकर एक डार्क फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। Therefore, instead of Christ, it predicts a dark era of anarchy. And इसका थीम जो है यानी द सिक्लिकल नेचर ऑफ हिस्ट्री, वन एरा एंडिंग, अ टेरिफाइंग न्यू वन बिगिनिंग। दोस्तों, W.B. ईट्स का पूरा नाम था विलियम बटलर ईट्स। ईट्स 20th सेंचुरी के सबसे बड़े पोएट्स में से एक माने जाते हैं। उनकी जिंदगी एक ऐसे दौर में गुजरी जहां दुनिया पुरानी विक्टोरियन सोच से निकलकर मॉडर्न युग में कदम रख रही थी। उनके बारे में ये बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। एवोल्यूशन ऑफ स्टाइल shifted from a fantastical or romantic style to a realistic modernist style. शुरुआत में ईट्स फैंटास्टिकल और काल्पनिक बातें ज्यादा लिखते थे, पर उम्र के साथ साथ उनका स्टाइल रियलिस्टिक और मॉडर्निस्ट हो गया। He was a leading figure of the Irish literary revival. वो आयरिश कल्चर में एक बहुत बड़े सपोर्टर थे और उन्होंने आयरलैंड में लिटरेरी रिवाइवल लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। And one of the most important thing about W.B. Yeats that you must know before studying any poem or any literary piece of W.B. Yeats, वो है ईट्स ही वो पहले आयरिश सिटीजन थे जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से नवाजा गया। ईट्स को मिस्टिसिज्म और पुरानी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी, जिसका असर हम इस पोएम के अजीबोगरीब सिंबल्स में देखेंगे। और जो हम बात कर रहे थे, पहले ईट्स बहुत ही फैंटासिकल वर्क्स लिखते थे और यही उसे T.S. इलियट्स जैसे राइटर्स से थोड़ा सा अलग बना देता है। तो दोस्तों, अब आते हैं पोएम की पहली 2 लाइंस में। ध्यान से देखिए। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग gyre, the falcon cannot hear the falconer. तो सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी, ये देखिए। तो अब हम समझेंगे यहाँ बोला क्या जा रहा है। यहाँ ईट्स एक बहुत ही अजीब तस्वीर पेश कर रहे हैं। द वाइडनिंग gyre का मतलब होता है घूमती हुई चक्की। ईट्स का मानना था कि हिस्ट्री एक सीधी लकीर नहीं है बल्कि एक स्पिनिंग कोन या स्पाइरल की तरह चलती है, जिसे वो जायर कहते हैं। और वाइडनिंग का मतलब होता है कि ये स्पाइरल इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये कंट्रोल से बाहर निकल गया है। और ये इमेज दुनिया में बढ़ते हुए डिसऑर्डर और केओस का सिंबल है। द फैल्कन कैनॉट हियर द फैल्कनर। अब आप इस तस्वीर को रेफर कीजिए। एक बाज, जिसे हम बोलते हैं फैल्कन, अपने मालिक यानी फैल्कनर के ऊपर गोल गोल घूम रहा है।
लेकिन वो इतनी दूर निकल चुका है कि उसे अपने मालिक की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। तो ये जो गोल गोल घूम रहा है, जो जायर होता है, तो वो मैं ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी, बट डू नॉट कंसिडर माय ड्राइंग। तो ये है कुछ साइक्लोन टाइप का। यहाँ से फैल्कन उड़ना स्टार्ट किया है और वो गोल गोल घूमते 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 इतना बड़ा जगह लेकर अब घूम रहा है। मतलब ये इसको सिंबलाइज करती है एक छोटी सी चीज कैसे धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है और खुद को एक्सपैंड करता जा रहा है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो सेंटर का कंट्रोल से बाहर चला गया। तो यहाँ फैल्कन इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी है और फैल्कनर वो अथॉरिटी या आप बोल सकते हो मॉरल्स है या गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जो हमें कंट्रोल करते हैं। अब हम आते हैं इस पोएम की सबसे मशहूर और पावरफुल लाइन पर जो अक्सर एग्जाम्स और एसेज में कोट की जाती है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड। दोस्तों ये लाइन सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई दीवार गिर रही हो। तो इसका मतलब समझते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब है कि दुनिया की बुनियाद यानी फाउंडेशन हिल चुकी है। पुराने नियम, रिश्ते और सिविलाइजेशन के ढांचे अब टूटकर बिखर रहे हैं। ईट्स ये कह रहे हैं कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। द सेंटर कैन नॉट होल्ड। इमेजिन कीजिए एक स्पाइनिंग व्हील को, अगर उसका सेंटर कमजोर हो जाए तो वो पूरा पहिया टूटकर बाहर गिर जाएगा। यहाँ सेंटर का मतलब है अथॉरिटी, लॉ और मोरालिटी। जब इंसानियत का कोर यानी उसके उसूली कमजोर हो जाते हैं तो दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। तो इससे कीट्स दिखा रहे हैं कि अब कंट्रोल खत्म हो चुका है और अनार्की यानी अराजकता ने पूरी दुनिया को घेर लिया है। मियर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। मियर का पुराना मतलब है प्योर, एब्सोल्यूट। ईट्स कह रहे हैं कि अब दुनिया में पूरी तरह लॉलेसनेस फैल गई है। कोई नियम नहीं बचा, कोई डोर नहीं बचा। लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, जैसे किसी हिंसक जानवर को जंजीर से आजाद कर दिया जाए, वैसे ही अनार्की को दुनिया पर छोड़ दिया गया है। ये दिखाता है कि ये तबाही अब रुकने वाली नहीं है, ये पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले चुकी है। ईट्स हमें बता रही है कि सिविलाइजेशन की वो दीवार जो हमें केओस से बचाती थी वही अब गिर चुकी है। अब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बेलगाम हिंसा बची हुई है। द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड। ईट्स यहाँ एक बहुत ही भयानक तस्वीर यानी इमेजरी बना रहे हैं। द ब्लड डिम्ड टाइड, ईट्स अनार्की को एक ऐसे तूफान या लहरों की तरह दिखा रहे हैं जो खून से भरी हुई है। ये ब्लड डिम्ड टाइड उन सब युद्ध और हिंसा यानी वर्ल्ड वॉर 1 का नतीजा है जिसने पूरी दुनिया को ढक लिया था। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस, सेरेमनी का मतलब होता है वो रिचुअल्स या उसूल जो हमारी जिंदगी को तमीज और शांति देते हैं। इनोसेंस यानी मासूमियत। ईट्स कह रहे हैं कि हिंसा की लहर इतनी ताकतवर है कि इसने मासूमियत और पुरानी वैल्यूज को पूरी तरह डुबोकर खत्म कर दिया है। ड्राउंड का मतलब है डुबो देना या डूब जाना। अब दुनिया में मासूमियत के लिए कोई जगह नहीं बची। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while the worst are full of passionate intensity। दोस्तों ये लाइंस आज के दौर पर भी बिल्कुल फिट बैठती है। इस यहाँ सोसाइटी के एक बहुत बड़े इम्बैलेंस यानी असंतुलन को दिखा रहा है। यहाँ द बेस्ट वो लोग हैं जो समझदार है, अच्छे हैं और शांति चाहते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उनके पास अब कोई कन्विक्शन यानी यकीन या इरादा नहीं बचा। वो इतने डरे हुए या कंफ्यूज्ड है कि वो बुराई के खिलाफ खड़े ही नहीं हो पा रहे। The worst are full of passionate intensity। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बुरे हैं या तबाही मचाना चाहते हैं। वो लोग पूरे passionate intensity यानी जुनून और ताकत के साथ अपने गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं। और इसका रिजल्ट निकल कर क्या आता है? जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं और बुरे लोग पागलपन की हद तक एक्टिव हो जाते हैं तो जीत हमेशा अनार्की यानी केओस की ही होती है। ये इम्बैलेंस ही दुनिया को उस सेकंड कमिंग यानी तबाही की तरफ धकेल रहा है।
ये लाइंस आयरनी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ईट्स कह रहे हैं कि ट्रेजेडी ये नहीं है कि बुराई ताकतवर है, बल्कि ट्रेजेडी ये है कि अच्छाई कमजोर पड़ गई है। सेकंड स्टैंजा में ईट्स लिखते हैं, श्योरली सम रेवोल्यूशन इज एट हैंड। पहले स्टैंजा में हमने देखा कि दुनिया बिखर रही है। अब इस पॉइंट पर स्पीकर को लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। श्योरली ये शब्द दिखाता है कि स्पीकर को अब पूरा यकीन हो चुका है कि इतने क्यास के बाद अब खामोशी नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ तो रिवील होगा ही। और रेवोल्यूशन का मतलब होता है किसी ऐसे सच का सामने आना जो अब तक छुपा हुआ था। बिब्लिकल कंटेक्स्ट में इसका मतलब है कयामत का दिन या भगवान का कोई इशारा। एट हैंड इसका मतलब है कि वो घड़ी बिल्कुल करीब है। ये कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो बस अब होने ही वाली है। यहाँ पर एक स्लाइड मिस हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड। स्पीकर पहली लाइन के रेवोल्यूशन को अब एक नाम दे रहा है जो है द सेकंड कमिंग। क्रिश्चियन बिलीफ के हिसाब से सेकंड कमिंग का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट का वापस आना जो दुनिया में शांति लाएंगे। लेकिन यहाँ कीट्स इसका इस्तेमाल एक आयरनी की तरह कर रहे हैं। उनका मतलब क्राइस्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इस 2000 साल के साइकिल को खत्म करके एक नया डरावना युग शुरू करेगी। यहाँ पर श्योरली और एट हैंड का रेपिटेशन आपको दिखने को मिलेगा। तो इन दोनों वर्ड्स का दोबारा इस्तेमाल दिखाता है कि अब कोई शक नहीं बचा है। स्पीकर को पूरा यकीन है कि पुरानी दुनिया अब मर चुकी है और क़यामत की घड़ी आ गई है। When a vast image of Spiritus Mundi troubles my sight somewhere in sands of the desert. अब स्पीकर की आंखों के सामने एक ऐसी तस्वीर आ रही है जो इस दुनिया की नहीं है। वास्ट इमेज यानी एक विशाल आकृति। जैसे ही सेकंड कमिंग का नाम लिया गया, स्पीकर को एक बहुत बड़ी और डरावनी शक्ल दिखाई देने लगी है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि एक विशाल प्रेजेंस है। स्पिरिटस मुंडी ये इस पोएम का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। लैटिन में इसका मतलब है वर्ल्ड सोल यानी दुनिया की आत्मा। ईट्स का मानना था कि एक ऐसी कलेक्टिव मेमोरी या यूनिवर्सल स्टोर हाउस है जहां इंसानियत की सारी पुरानी कहानियां, सिंबल्स और इमेजेस स्टोर होती है। ये इमेज वहीं से निकल कर आ रही है। ये विजन इतना अजीब और भयानक है कि स्पीकर की आंखों को ट्रबल यानी परेशानी हो रही है। स्पीकर इसे देखना नहीं चाहता, पर वो इतना ताकतवर है कि उसे नजरअंदाज नहीं कर जा सकता। सैंड्स ऑफ द डेजर्ट ये विजन हमें कहाँ देखने को मिलता है? एक रेगिस्तान में। रेगिस्तान यहाँ स्पिरिचुअल वेस्टलैंड का सिंबल है। एक ऐसी जगह जो बंजर है और जहाँ कोई जिंदगी या उम्मीद नहीं बची। अ शेप विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। यहाँ एक ऐसी क्रीचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो दिखने में इजिप्शियन स्फिंक्स जैसी है, लेकिन ये स्फिंक्स से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक और अजीब है। तो ये है द फेमस इजिप्शियन स्फिंक्स। तो ऐसा ही कुछ दिखता है हमारा जो नया क्रीचर इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, और वो ये स्फिंक्स से भी कई गुना ज़्यादा डेंजरस है। और ये जो शेर का शरीर है वो सिंबलाइज करता है शेर का ताकत, हिंसा यानी वायलेंस और रॉ एनिमल पावर। ये दिखाता है जो नया युग और एरा आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव होगा। एंड हेड ऑफ अ मैन क्यों? क्योंकि सर इंसानी दिमाग और इंटेलेक्ट को दिखाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ शेर के बदन पर इंसान का सर होना ये बताता है कि ये बेअक्ल जानवर नहीं है। इसके पास दिमाग है, लेकिन उसमें कोई रहम या मर्सी नहीं है। वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। और यही क्रीचर द सेकंड कमिंग का असली चेहरा है। अ गेज ब्लैंक एंड पिटिलेस एज द सन। यहाँ गेज का मतलब है उसकी नजर। ईट्स हमें बता रहे हैं कि ये नया युग कितना निष्ठुर यानी मर्सीलेस होने वाला है। इस क्रीचर की आंखों में कोई जज्बात नहीं है, कोई डर नहीं है, और सबसे बड़ी बात कोई रहम नहीं है। एज द सन सूरज की धूप जैसे बिना किसी भेदभाव के सब पर बरसती है, चाहे कोई उसे झेल पाए या नहीं, ठीक वैसे ही ये सेकंड कमिंग बिना किसी दया के सब कुछ बदल देगी।
आप इसे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से भी रिलेट कर सकते हैं। जब हिरण्यकश्यप का पाप और दुनिया का इम्बैलेंस हद से पार हो गया था तो नरसिंह अवतार प्रकट हुए थे। उनका वो रूप पिटलेस और फियर्स था क्योंकि वो एविल को खत्म करने के लिए एक डरावना रूप लेकर आए थे। ठीक वैसे ही ईड्स का ये बीस्ट उस सीवियर इम्बैलेंस का नतीजा है। ये पुरानी सदी को खत्म करने के लिए एक भयानक ताकत बनकर आया है। Is moving its slow thighs while all about it real shadows of the indigent desert birds. अब इस इमेज को अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। ये बिस्ट अब जाग चुका है। Moving its slow thighs, ये कोई अचानक होने वाला हमला नहीं है बल्कि एक ग्रेजुअल और डेलिबरेट मोशन है। ये धीमी रफ्तार इसे और भी भयानक बनाती है क्योंकि ये दिखाता है कि ये एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स है जिसे रोका नहीं जा सकता और ना ही इससे भागा जा सकता है। रील शैडोज, यहाँ रील का मतलब है तेजी से गोल गोल घूमना। बीस्ट के चारों तरफ डरावनी शैडोज घूम रही है। इंडिजेंस का असली मतलब होता है वो गुस्सा जो तब आता है जब हमें लगता है कि कुछ गलत या अनफेयर हो रहा है। अब ये शैडोज किसकी है? रेगिस्तान के पक्षियों का। ईड्स यहाँ दिखा रहे हैं कि जब ये अननेचुरल शक्ति जागती है तो पूरी नेचर डर और गुस्सा में रिएक्ट करती है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो। व्हाई अगेन? ईड्स यहाँ अगेन इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि उनका मानना है कि हिस्ट्री अंधेरों के बीच में चलती है। 2000 साल पहले जब क्रिश्चियन एरा शुरू हुआ था तब अंधेरा छाया हुआ था और जब वो एरा अब खत्म हो रहा है तो अंधेरा फिर से यानी अगेन वापस आ गया है। बट नाउ आई नो, यहाँ द स्पीकर इज कंफर्म्ड। पहले स्पीकर सिर्फ अंदाजा लगा रहा था श्योरली देयर विल बी सम रेवलेशन, लेकिन इस विजन को देखने के बाद वो 100% श्योर है। उसके मन में अब कोई शक या डाउट नहीं बचा। अब उसे समझ आ गया है कि दुनिया का ये विनाश कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो शुरू हो चुकी है। The 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle. दोस्तों ये लाइंस ईड्स की सिक्लिकल थ्योरी ऑफ हिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है। इसका एक एक शब्द एक एक राज छुपाए हुए है। 20 सेंचुरीज यानी 2000 साल। ईड्स का मानना था कि हिस्ट्री हर 2000 साल में एक पूरा चक्र यानी साइकिल पूरी करती है। ये 20 सेंचुरीज उस क्रिश्चियन इरा की बात कर रहे हैं जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से शुरू हुआ था और अब 1919 में खत्म होने वाला है। स्टोनी स्लीप यानी पत्थर जैसी नींद। इसका मतलब है कि पिछले 2000 साल से वो बीस्ट सो रही थी। स्टोनी शब्द दिखाता है कि ये नींद बहुत गहरी और डेड थी, जैसे कोई मूर्ति या पत्थर सोता है। वेक्स्ड टू नाइटमेयर, वेक्स्ड का मतलब होता है परेशान करना या जगाना। ईड्स कह रहे हैं कि वो सुकून वाली स्लीप अब एक नाइटमेयर में बदल गई है। पर क्यों? क्योंकि अब जागने का वक्त आ गया है। अ रॉकिंग क्रेडल, क्रेडल जिसका मतलब है पालना, अक्सर बचपन और मासूमियत का प्रतीक होता है, जैसे बेथलेहम में जीसस का पालना। लेकिन यहाँ उस पालने की रॉकिंग यानी हलचल ने उस सोए हुए बीस्ट को जगा दिया है। ये दिखाता है कि एक एरा का जन्म दूसरे एरा के लिए नाइटमेयर बन जाता है। एंड व्हाट रफ बीस्ट, इट्स आवर हैज कम राउंड एट लास्ट। ईड्स इसे जीसस नहीं बल्कि एक रफ बीस्ट कह रहे हैं। रफ का मतलब है वाइल्ड, अनपॉलिश्ड और खतरनाक। ये कोई सुंदर या शांत चीज नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ तबाही मचाने के लिए बनी है। ये वही क्रीचर है जिसे हमने स्पिरिटस मुंडी में देखा था। इट्स आवर हैज कम राउंड एट लास्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ईड्स कह रहे हैं कि हर एक चीज का एक वक्त होता है। पिछले 2000 साल पीस यानी शांति का वक्त था, लेकिन अब ये पहिया घूम चुका है। इस बीस्ट का वक्त अब एट लास्ट आ ही गया है। और ये है हमारा पोएम का आखिरी लाइन, स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहेम टू बी बोर्न। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। यह सिंबलाइज करता है द राइपनेस ऑफ करप्शन। ईड्स दिखा रहे हैं कि दुनिया अब पक चुकी है, लेकिन अच्छे से नहीं बल्कि हिंसा और मॉरल डेथ से। जब मासूमियत पूरी तरह खत्म हो जाती है और हर तरफ अनारकी होती है तो शांति से काम नहीं चलता। व्हाई बेथलेहेम?
बेथलेहेम में पहले द एपिटोमी ऑफ पीस यानी जीसस क्राइस्ट जन्मे थे, लेकिन अब वही जगह एक मर्सिलेस फोर्स का जन्म दे रही है, क्योंकि हालात इतना बिगड़ चुका है कि अब एक डाइवर्जिंग फोर्स की जरूरत है जो इस तबाही को जोर से उखड़ फेंकेगा। ये रफ बीस्ट दरअसल इस करप्टेड दुनिया का ही नतीजा है। उसे मर्सीलेस बनना पड़ रहा है ताकि वो उस अनार्की को डिसमेंटल कर सके जो इंसानों ने खुद पैदा की है। ईट्स इस फोर्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें इसके बारे में वार्न कर रहा है, बिल्कुल एक कॉशनरी टेल की तरह। तो दोस्तों, ये था द सेकंड कमिंग का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप अब ये पोएम आपको क्लियरली समझ आ गया है। ऐसे ही डीप एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग द जर्नी।